हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे पॉलीमर के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम बात किए थे पॉलीथीन के बारे में और वेकेलाइट के बारे में। तो पॉलीथीन में मैंने बताया था पॉलीथीन आपके दो टाइप के होते हैं। आपका एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और सेकंड आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात किए थे। यहाँ पे हम कैटलिस्ट क्या लेते हैं, डाई ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड लेते थे। तो रेडिकल का काम क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट करना। सेकंड आप लिए थे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में आपका जो मेन है वहाँ पे जो कैटलिस्ट लेते हैं वो हमारा क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फार्मूला क्या होता है, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड प्लस ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम। और सेकेंड हम बात किए तो पॉलीथीन में हमारा जो रिएक्शन होता है वहाँ पे किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू होता है। रेडिकल क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है। आपसे पूछा जाता है कि रेडिकल का काम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, रिएक्शन को इनिशिएट करना। फिर सेकेंड हम बात किए थे वेकेलाइट के बारे में। तो वेकेलाइट में मैंने बताया था कि वेकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, फिनाल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। वेकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, फिनाल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। और सेकेंड हम बात किए थे वेकेलाइट में हमारा कौन सा लिंकेज होता है, क्रॉस लिंकेज होता है। और थर्ड बात किए थे कि इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में आपके पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे नाम है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ से पता चल रहा होगा कि मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का मोनोमर क्या होगा, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे लिखा गया इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर बात करें तो मेलामाइन का फार्मूला क्या होता है, N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C NH2 N डबल बॉन्ड C। और प्रत्येक कार्बन से क्या अटैच है, NH2 ग्रुप। ये होता है मेलामाइन का फार्मूला। और फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे। एन क्या करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा। और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या है, पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा और वो H किस पे अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन से। तो देखिए आपका क्या बनेगा, NH। और नाइट्रोजन किससे अटैच हुआ, कार्बन से, NHCH2OH। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बनना, NH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसे क्या बोलते हैं, रेजिन इंटरमीडिएट। अब इस रेजिन इंटरमीडिएट का आप क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराएंगे। जब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो यहाँ से OH निकलेगा, NH2 से H निकलेगा और NH2 से H निकलेगा। कितने मालिक्यूल आपने लिया, N। तो जब आपने पॉलीमराइजेशन कराया तो आपका सेम रहेगा। यहाँ से आप H निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से OH लगाने के बाद ब्रैकेट लगा देंगे, क्या बन जाएगा, N लगा देंगे। इसे क्या बोलते हैं, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। अब इसकी यूजेस की बात करें, या आपके लिए होमवर्क है, NCERT से आप 2-3 इसके यूजेस के बारे में ले लीजिए। तो आज आपका कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं रबड़ के बारे में। अब हम बात करें यहाँ पे रबड़ के बारे में। तो आपके रबड़ दो टाइप के आप पढ़ेंगे। नेचुरल रबड़, सेकंड आप पढ़ेंगे सिंथेटिक रबड़। अगर हम बात करें तो नेचुरल रबड़ आपका ये हमारा वीक होता है और सिंथेटिक रबड़ हमारा क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग होता है। मिलता किससे है? फ्रॉम प्लांट लेटेक्स। अगर हम बात करें नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? मोनोमर ऑफ नेचुरल रबड़। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक रबड़ में। आप तीन पढ़ेंगे, नियोप्रीन, बूना एन और बूना एस। अगर हम बात करें तो सिंथेटिक रबड़ हमारा कैसा रबड़ होता है? स्ट्रॉन्ग रबड़ होता है। और नेचुरल रबड़ कैसा रबड़ होता है? वीक होता है। अगर हम बात करें सिंथेटिक रबड़, तो सिंथेटिक रबड़ के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें तो नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का फार्मूला स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड Cl CH डबल बॉन्ड CH2। इसे आप क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन। अगर बूना एन की बात करें तो बूना एन का मोनोमर क्या होगा? ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसे क्या बोलेंगे? 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलो नाइट्राइल ACRYLO एक्राइलो नाइट्राइल। और बूना एस की बात करें तो बूना एस का मोनोमर क्या होगा? 1,2 ब्यूटाडाइन प्लस क्या होता है? स्टाइरिन। तो पिछले लेक्चर में हम नियोप्रीन, बूना एन और बूना एस के बारे में बात किए थे। और तीनों रबड़ हमारे कैसे रबड़ होते हैं? सिंथेटिक रबड़ होते हैं। अगर नियोप्रीन की बात करें तो नियोप्रीन में सिर्फ एक मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है। कौन सा मोनोमर? क्लोरोप्रीन। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? होमो पॉलीमर बोलेंगे। लेकिन बूना एन और बूना एस में दो मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों क्या बोलेंगे? को पॉलीमर। तो आपको सिंथेटिक रबड़ आपको पढ़ा दिया गया है। अब पिछले लेक्चर में आज हम बात करेंगे सिर्फ नेचुरल रबड़ के बारे में। जिसको जो भी डाउट है आप प्रीवियस लेक्चर में जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं नेचुरल रबड़ के बारे में। नेचुरल रबड़, अगर हम बात करें तो नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन। आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका IPAC की बात करें तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इसी का क्या नाम है? आइसोप्रीन। अब कितने मॉलिक्यूल आपने लिया? n मॉलिक्यूल। जब आपने इसका क्या करा? पॉलीमराइजेशन। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये पाई बॉन्ड फ्री होता है। एक बॉन्ड इधर जाएगा, एक बॉन्ड इधर जाएगा
और ये बांड इधर जाएगा। तो जहाँ पाई बांड वो सिग्मा बांड बनेगा, और सिग्मा बांड क्या बना लेगा, पाई बांड, और एक बांड इधर बनेगा, एक बांड इधर बनेगा। क्या बनेगा, CH2 CH3 डबल बांड CH2। CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब यहाँ पे नेचुरल रबड़ में आपके दो बनते हैं, सीस और ट्रांस। तो सीस और ट्रांस आपके लेवल में बताए थे, आप इसको इसे लिख सकते हैं CH2। इस कार्बन देखिए CH3, इस कार्बन से क्या क्या अटैच, हाइड्रोजन एंड CH2 H, एक बांड इधर लगाएंगे, एक बांड इधर, और यहाँ पे N। इससे आप क्या बोलेंगे, सिस पाली आइसोप्रीन, या इसी क्या नाम है, नेचुरल रबड़। क्या बोलते हैं, नेचुरल रबड़। सीस और ट्रांस आपके लेवल में बताया गया था अच्छे से, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे आपने जब पॉलीमराइजेशन कराया तो मैंने बताया कि पाई बांड फ्री होता है, और जहाँ पे सिग्मा बांड वहाँ पाई बांड आ जाएगा, जहाँ पाई बांड है वहाँ पे सिग्मा बांड। जब आपने पॉलीमराइजेशन कराया तो एक बांड इधर बनेगा, एक बांड इधर बनेगा, तो मैंने यही बनाया, CH2 सिंगल बांड CH3 डबल बांड CH2 ब्रैकेट N। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बांड, मैंने क्या लगाया, कार्बन कार्बन डबल। अब इस कार्बन से क्या अटैच है, CH2 एंड CH3, तो मैंने क्या रखा, CH2 एंड CH3। फिर इस कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन एंड CH2, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, CH2 और यहाँ पे H। ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड में है, CH2 और CH2 सेम साइड में है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, सिस। तो सिस पाली आइसोप्रीन। बात समझ में आ रही है। तो पूछा जाए कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। चलिए कुछ पॉइंट नोट कर लिए। नेचुरल रबड़ is a polymer of isoprene and is elastic in नेचर। अगर हम बात करें तो नेचुरल रबड़ का नेचर कैसा होता है, इलास्टिक होता है। बात समझ में आ रही है। बट दिस becomes brittle at low टेम्परेचर, कितने पे, 283 केल्विन, एंड एट हाई टेम्परेचर इट मेल्ट डाउन। फिर सुना बच्चा, अगर हम बात करें तो नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। सेकेंड, अगर हम बात करें तो इसका नेचर क्या होता है, इलास्टिक नेचर होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ब्रिटल, और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। ये होता है नेचुरल रबड़। तो इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ नोट करिए। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ नोट करिए।
टू improve the physical properties of natural रबड़। हम नेचुरल रबड़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका क्या कराते हैं, वल्कनाइजेशन कराते हैं। तो वल्कनाइजेशन में आप क्या करते हैं, आप फिक्स अमाउंट में आप सल्फ़र लेते हैं और सल्फ़र लेने से क्या होता है कि दो पॉलीमर के बीच में क्या होता है, क्रॉस लिंकेज आ जाता है और क्रॉस लिंकेज की वजह से इसकी क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। नोट करिए आगे, वी हीट विथ ए calculated amount of sulfur to introduce the cross linkage in नेचुरल रबर। अगर हम बात करें तो नेचुरल रबर का नेचर कैसा होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। बात समझ में आ रही, नेचुरल रबर किस नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। अगर आप इसको लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, और हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सल्फर डालते हैं। जब आप सल्फर ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्रॉस लिंकेज हो जाता है, और जब क्रॉस लिंकेज की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूव मीन्स क्या होगा कि लो टेम्परेचर पे ना मेल्ट होगा, लो टेम्परेचर पे ना तो ब्रिटल होगा, ना तो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। फिर से समझना, अगर हम बात करें तो नेचुरल रबड़ का नेचर क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। अगर लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो ब्रिटल हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इसका नेचुरल रबड़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए फिक्स अमाउंट क्या डालते हैं, सल्फर डालते हैं। जब सल्फर आप ऐड करते हैं तो दो नेचुरल रबड़ के बीच क्या होती है, क्रॉस लिंकेज होता है, और क्रॉस लिंकेज की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इम्प्रूव कर जाती है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल नहीं होगा और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एंड produced rubber is called as vulcanized रबड़। क्या बोलते हैं इसे, वल्कनाइज्ड रबड़। और वल्कनाइज्ड रबड़ हमारा कैसा रबड़ होता है, सिंथेटिक रबड़। किस नेचर का होता है, सिंथेटिक रबड़ होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया, कार्बन CH2 CH3H, इसे आप क्या बोलते हैं, नेचुरल
रबर, या क्या बोलेंगे सिस पॉली आइसोप्रीन, क्या बोलेंगे सिस पॉली आइसोप्रीन। अगर हम बात करें तो ये किस नेचर का होगा, इलास्टिक नेचर होगा। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, ब्रिटल होगा। हाई टेम्परेचर क्या होगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। अब इसमें हम क्या ऐड कर दें, सल्फर। ध्यान सुनो, जब आप सल्फर ऐड करते हैं तो इन पॉलीमर के बीच क्या होता है, क्रॉस लिंकेज। आप क्रॉस लिंकेज कैसे कराएं, समझना। क्या लिखेंगे, मैंने बार बार कहा कि आप जब पहला लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप लेक्चर 1 से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पॉलीमर में कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आज लेक्चर 4 पढ़े, कल 7 पढ़े तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस कैसे हो रहा आपको चीज़ समझ में आ रही। अब आप क्या लिया, यहाँ पे सिस पॉली आइसोप्रीन लिया, आपने सल्फर आपने ऐड किया तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस लिंकेज होगा। अब क्रॉस लिंकेज कैसे होगा, समझना। किनके बीच क्रॉस लिंकेज होगा, 2 पॉली आइसोप्रीन या N पॉली आइसोप्रीन के बीच क्या होगा, क्रॉस लिंकेज होगा। क्या क्रॉस लिंकेज होगा। तो समझिए कैसे होगा। यहाँ पे कार्बन लिखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बनाइए CH2, चलिए फिर यहाँ पे देखिए CH2 CH3, आप बना लीजिए कार्बन CH2 CH3, पाई बॉन्ड मत लगाइएगा, सिंगल बॉन्ड CH CH2। फिर यहाँ पे वही बनाइए कार्बन CH2 CH3, सिंगल बॉन्ड CH CH2। आपको कुछ भी नहीं करना, पहले समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या लिखा गया है, कार्बन, मैंने कार्बन लिखा, CH2 CH2, एक आप ऐसे लगा दीजिए। फिर इस कार्बन से क्या अटैच है, CH3, पाई बॉन्ड नहीं लगाना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड CH CH CH2। फिर एक सेम बनाइए कार्बन CH2, ऐसे बनाइए। इस कार्बन से क्या अटैच है, CH3 CH CH2। अब क्या करना है, एक सल्फर यहाँ पे लगा दीजिए और एक सल्फर यहाँ पे लगा दीजिए और ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पे एल लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस लिंकेज। और इस रबड़ को क्या बोलेंगे, वल्केनाइज्ड रबड़। बात समझ में आ रही होगी, फिर समझने की कोशिश करिएगा एक बार। ये आपका नेचुरल रबड़ है। तो नेचुरल रबड़ क्या होता है, लो टेम्परेचर ब्रिटल हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट डाउन हो जाता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, सल्फर ऐड करते हैं। जब आप सल्फर ऐड करते हैं तो इस सिस पॉली आइसोप्रीन में क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होता है। तो क्रॉस लिंकेज आप कैसे दिखाएंगे, आप सिस पॉली आइसोप्रीन के 2 मोनोमर लीजिए। यहाँ पे देखिए कार्बन CH2 CH3 कार्बन, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH CH2, फिर आपने एक मोनोमर फिर लिया, यही रिपीट करिए कार्बन CH2 CH3 CH CH2। अब दोनों कार्बन के बीच यहाँ पे पाई बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, तो इस वाले कार्बन कार्बन बीच क्या लगाइए, सल्फर, इस वाले कार्बन कार्बन बीच क्या लगाइए, सल्फर लगाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस लिंकेज हुआ। और इस रबड़ को क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़। और वल्केनाइज्ड रबड़ कैसा रबड़ होता है, सिंथेटिक रबड़ होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करें थोड़ा सा
इसके उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखिए। वल्केनाइज्ड रबर इज physically more tough and elastic do not harden on cooling and soften on heating at low temperature वेरिएशन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा बुना एस बुना एन। और हम बात करें नियोप्रीन के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं नियोप्रीन के बारे में। तो नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है? क्लोरोप्रीन होता है। बुना एस का मोनोमर क्या होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। और बुना एन का मोनोमर क्या होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। तो रबड़ के बारे में जितनी चीज़ आपसे पूछी जाती हैं सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाता है कि सल्फर का क्या यूज है, तो आप क्या बताएंगे? क्रॉस लिंकेज में होता है। सल्फर की वजह से क्या होता है? सिस पॉली आइसोप्रीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इम्प्रूव हो जाती है। इस क्या करते हैं? क्रॉस लिंकेज बढ़ा देता है। बात समझ? लो टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होगा, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर ब्रिटल नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा। तो इस तरह आज आपका रबड़ कंप्लीट होता है। और लास्ट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में। चलिए हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में। और 2 पॉलीमर आपको पढ़ने हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए 2 टाइप के पॉलीमर होते हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और दूसरा क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीमर जिसको न तो किसी एंजाइम के द्वारा, न एसिड के द्वारा, न बेस के द्वारा आप उसको एलिमेंटल फॉर्म में ब्रेक न कर। जैसे हम पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन क्या होता है? हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होगा। यदि आप पॉलीथीन को जला दीजिए या उसको कुछ भी कर दीजिए, उस एलिमेंटल फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो हम बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीमर जो एसिड के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, कैटलिस्ट के द्वारा एलिमेंटल फॉर्म में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज सुक्रोज की बात करें, जो बायोपॉलीमर की बात करें तो बायोपॉलीमर जैसे डीएनए, आरएनए, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, जितने भी आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे वो सब हमारे क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एंजाइम के द्वारा या एसिड के द्वारा या बेस के द्वारा इनका क्या कर सकते हैं? आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो आपको जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे इसके बारे में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीमर जिनको हम एसिड के द्वारा, बेस के द्वारा, एंजाइम के द्वारा उनको एलिमेंटल फॉर्म में क्या कर सके? चेंज कर सके। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे हम 2 पढ़ेंगे। तो हम पहले हेडिंग डालिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अच्छे से समझिएगा क्या होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पहला बहुत इजी है, पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रेट
बीटा हाइड्रो वैलिरेट। अगर हम बात करते क्या बोलेंगे, PHBHB। यहाँ सुनिएगा, पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रेट बीटा हाइड्रो वैलिरेट, बीटा हाइड्रो वैलिरेट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्यूट्रेट का मतलब होगा 4 कार्बन और वैलिरेट का मतलब क्या होगा 5 कार्बन। बहुत ईजी समझिएगा। तो यहाँ पे ब्यूट्रेट का मतलब क्या होगा आपका ब्यूटेरिक एसिड। यहाँ सुनिएगा, जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें बताई जाएंगी। ब्यूट्रेट का मतलब होता 4 कार्बन वाला और वैलिरेट का मतलब क्या होता है 5 कार्बन वाला। तो ब्यूट्रेट का मतलब क्या होगा ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड कितने कार्बन का होता है 4 कार्बन, CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसे आप क्या बोलेंगे ब्यूटेरिक एसिड। कितने कार्बन 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बीटा हाइड्रॉक्सी मीन्स अल्फा बीटा, और बीटा कार्बन पे क्या अटैच होगा OH का। इसका नाम क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरिक एसिड। बात समझ में आ रही। चलिए सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखे बीटा हाइड्रो वैलिरेट। तो वैलिरेट मतलब कितने कार्बन को हो गए 5। तो इसे क्या बोलेंगे वैलेरिक एसिड। तो वैलेरिक एसिड में कितने कार्बन होंगे 5। लिखेंगे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। और देखिए अल्फा बीटा, और बीटा से क्या अटैच होगा OH। इसका नाम क्या होगा बीटा हाइड्रॉक्सी वैलेरिक एसिड। क्या बोलेंगे बीटा हाइड्रॉक्सी वैलेरिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रेट बीटा हाइड्रो वैलिरेट का मोनोमर क्या होगा, तो बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरिक एसिड बीटा हाइड्रॉक्सी वैलेरिक एसिड। ब्यूट्रेट का मतलब कितने कार्बन होंगे 4 1 2 3 4। इसे क्या बोलेंगे ब्यूटेरिक एसिड। और बीटा हाइड्रॉक्सी मतलब बीटा कार्बन क्या होगा OH ग्रुप। इसके बाद यहाँ पे वैलिरेट का मतलब होगा वैलेरिक एसिड, और वैलेरिक एसिड कितने कार्बन को होंगे 5 1 2 3 4 5। लेकिन बीटा कार्बन पे क्या होगा OH ग्रुप होगा। अब आप इसका कराएंगे पॉलीमराइजेशन। ध्यान सुनना बच्चों, जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं ध्यान सुनिएगा, तो पॉलीमराइजेशन में बताए थे एसिड का क्या निकलेगा, एसिड का आप निकालेंगे OH और एल्कोहल का H। समझना बेटा, एल्कोहल का क्या निकलेगा H और एसिड का क्या निकलेगा OH। ध्यान से समझिएगा। यहाँ तो समझ रहा, एसिड से OH, इसका H क्या निकल गया H2। इसी तरह यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा, इसके बगल में क्या होगा वैलेरिक वाला मोनोमर होगा। इसके अब इस मोनोमर के बगल में क्या होगा ब्यूटेरिक एसिड होगा। तो एसिड का निकालेंगे OH, एल्कोहल का निकालेंगे H। तो यहाँ पर देखिए आपने इसका H निकाला, इसका OH, इसका H, इसका OH। अब ये वाला कार्बन
ध्यान सुनिए, OH और H क्या हुआ है, रिमूव हो गया। अब एक कार्बन किससे अटैच होगा, ध्यान सुनिएगा, OH H निकल गया, एक कार्बन किससे अटैच होगा, इस ऑक्सीजन से। अब समझिए, अब कैसे लिखेंगे, ध्यान देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं CH, देखिए CH CH3O, आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट बनाइए, देखिए CH CH3O, ब्रैकेट बनाइए, ये फिर क्या है CH2, फिर क्या C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन से, O। अब ऑक्सीजन क्या है CH, अब इस CH इस साइड क्या दिया गया है CH2 CH3, इधर क्या दिया गया है CH2 C डबल बॉन्ड OH आपका निकल गया, ब्रैकेट बनाइए N। बात समझ में आ रही है? एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ समझ में आ जाएगी। इसे आप क्या बोलेंगे, पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा हाइड्रो वैली रेट। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम सेकंड बात करने जा रहे हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6 के बारे में। चलिए, लास्ट आपका है नायलॉन 2 नायलॉन 6। यहाँ पे 2 और 6 अगर आपसे पूछा जाए, पूछा भी गया CBSE में एक दो बार कि 2 और 6 क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे 2 और 6 क्या बताया, जैसे नायलॉन 6 का मतलब क्या है, कितने कार्बन होंगे 6। बात समझ, यहाँ पे 2 क्या बता रहा है 2 कार्बन, यहाँ पे 6 क्या बता रहा है 6 कार्बन। यहाँ पे नायलॉन 2 में आप क्या लेंगे, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कितने कार्बन को होता है 2 कार्बन। और यहाँ पे नायलॉन 6 में आप क्या लेंगे, अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड। अगर हम ग्लाइसिन बायोमॉलिक्यूल्स में आपको बताया जाएगा, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, H NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये होता है ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो देखिए कितने कार्बन है 1 और 2। और कैप्रोइक एसिड का क्या होता है H NH CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है 6 कार्बन होंगे, 5 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे। फिर समझिए 2 और 6 क्या बताता है, कार्बन। ग्लाइसिन नायलॉन 2 क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। नायलॉन 6 क्या होगा, अमीनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। और अमीनो कैप्रोइक एसिड फार्मूला क्या होगा, NH2 CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O OH। बात समझ में आ रही। चलिए, आप इसका कराएंगे पॉलीमराइजेशन, N मॉलिक्यूल। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो इस में हमेशा एसिड क्या निकलेगा OH, और एल्कोहल या एमीन का क्या निकलेगा H। यहाँ से क्या निकलेगा H, यहाँ से क्या निकलेगा OH। देखिए आपको क्या बनेगा NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O N। और ये क्या है हमारा
नायलॉन टू नायलॉन 6। तो आज आपका पॉलीमर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और एक एक चीज़ आपको एनसीईआरटी में जो चीज़ें आपको दिया गया है आपको सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए। लेक्चर को आप कम से कम 2 बार पढ़िए। आप टोटल आपके जितने भी लेक्चर हैं 10, 11, 12 लेक्चर जो भी जितने भी लेक्चर हैं उसको जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, उसको रिवाइज करते जाइए और जब भी आपका टेस्ट हो आप उसको फॉलो करिए और अच्छे से पढ़िए। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज आपका पॉलीमर चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आपको CBSE 10 ईयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और ठीक है। तो आपका आज के लिए इतना ही। थैंक यू।